हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स एज्योर में कैसे किए जाते हैं इसके बारे में स्टडी किया था। अब सबसे पहला सवाल ये है कि अगर हम मान लिया जाए कि हम अपने ऑन प्रेमाइसेस इन्वायरमेंट को क्लाउड पे मूव करते हैं तो हम कैसे प्राइसिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो जैसे कि आप सपोज कीजिए कि आप सेल्स में काम कर रहे हैं और आप क्लाइंट के पास गए, आपने बोला ठीक है कि मुझे जो है कि आपके इन्वायरमेंट को जो कि आपके ऑन प्रेमाइसेस में है उसको जो है हम मूव कर सकते हैं क्लाउड पे और उसमें जो है आपका कॉस्ट सेव होगा। तो अब यहाँ पर क्लाइंट के पास अगर आप वर्बल बोलिएगा तो कोई यकीन नहीं करेगा, ठीक है। तो कुछ प्रूफ होने चाहिए, कुछ आपको एविडेंस देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आज आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे जो हमने आज लिखा है कि कंपेयर द प्राइसिंग एंड टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप कैलकुलेटर्स। तो ये दो तरह के कैलकुलेटर हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड किए हैं जिसमें आप प्राइसिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी सीरीज के इनिशियल वीडियो में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एज्योर कैलकुलेटर के बारे में, प्राइसिंग कैलकुलेटर के बारे में एक वीडियो डाल रखा है कि कैसे हम प्राइसिंग कैलकुलेट करते हैं, तो वो आप उसमें देख सकते हैं। ओके, सो सेकेंड इसमें जो है टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप कैलकुलेटर, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अगर प्राइसिंग कैलकुलेटर की बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में प्राइसिंग कैलकुलेटर के बारे में कि अगर आपको एज्योर इन्वायरमेंट में कितने वर्चुअल मशीन चाहिए, क्या स्टोरेज चाहिए, ये सभी चीज़ें जो हैं आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी ऐड कर सकते हैं। तो पूरा कैलकुलेट करके वो आपको पीडीएफ बना के दे देगा कि आपका टोटल कॉस्ट जो है मंथली बेसिस या ईयरली बेसिस पे कितना खर्च होगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि आपने क्लाउड पे निकाल लिया कि कैलकुलेशन क्या है। ओके, अब उसके बाद में जो इसका सेकेंड कैलकुलेटर है वह है टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप कैलकुलेटर, टीसीओ। ओके, तो ये आपका हो गया कि आप ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि आपका जो ऑन प्रेमाइसेस इन्वायरमेंट है, ऑन प्रेमाइसेस इन्वायरमेंट उसमें आपने क्या क्या लगा रखा है और उसमें कितनी कॉस्टिंग आ रही है। तो आप देख सकते हैं डिफाइन योर वर्कलोड, फिर एडजस्ट, एजम्पशंस और व्यू रिपोर्ट। मतलब ऐसा नहीं आप मतलब अपने सारे वर्कलोड को तो ऐड करेंगे ही, उसमें कुछ एजम्पशंस भी जो है वो भी आप डाल सकते हैं। ओके, इसके अलावा इसको सेव करने का भी ऑप्शन रहता है। तो जैसे कि अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि enter the details of your on-premises server infrastructure after adding a workload. Okay, so select the workload type and enter the remaining details. Okay, so workload 1, अब इसमें वर्कलोड में आपका सर्वर जो है का टाइप आपको बताना होगा कि ये विंडोज़ है कि लिनक्स है या वेब ऐप केवल है। ओके, इसके बाद में इन्वायरमेंट फिजिकल सर्वर है कि वर्चुअल मशीन है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइसेंस कैसा है, सर्वर आपके कितने हैं इस तरह के, और प्रॉक्स पर सर्वर। ओके, इसको यहाँ से आप और देख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोसेसर्स पर सर्वर, तो कितने प्रोसेसर्स का सर्वर है ये भी आप इस कैलकुलेट कर सकते हैं। कोर कितने का है, रैम कितना है, ऑप्टिमाइज्ड बाय ये सीपीयू मेमोरी, ठीक है, जीपीयू उसका कितना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और विंडोज सर्वर यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका ये है तो डायरेक्ट इसको आप ऑन कीजिए। तो ये तो एक आप देख सकते हैं कि एक सर्वर का जो भी कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कॉन्फ़िगरेशन आपको ऐड करने का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर दूसरा सर्वर है तो आप फिर से उसको ऐड की दूसरा सर्वर का डिटेल ऐड कीजिए। तो यहाँ सर्वर का डिटेल ऐड हो गया। अब सर्वर के बाद आपका डेटाबेस होगा, तो डेटाबेस में भी सारा डिटेल आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐड डेटाबेस में जाएंगे, सोर्स, डेस्टिनेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेंगी। ओके, फिर इसके बाद स्टोरेज और नेटवर्किंग।
तो ये 4 पार्ट हैं। इन चारों पार्ट में आप क्या करेंगे कि जितना भी डिटेल है वो सारा डिटेल आप इंटर करेंगे। इसके बाद जब इसको नेक्स्ट करेंगे, जस्ट लाइक कि अभी सपोज कीजिए कि मान लिया जाए कि मैं इसको छोड़ देता हूँ और इसमें 1 ही है, 1 है, CPU है, नन है, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। मैं एक सर्वर का ही देखता हूँ क्या रहता है। नेटवर्किंग एज इट इज छोड़ देता हूँ इसको फ़िलहाल और इसको नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब स्टोरेज का भी आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। चलिए मैं अभी बेसिक कुछ ले लेता हूँ स्टोरेज का, जो इसमें कैपेसिटी डाली हुई है HDD 111 यही ले लेता हूँ 1 TB का, ठीक है। अब देखता हूँ क्या कहता है। अब देखिए एजम्पशंस। अब एजम्पशंस में आपको ये सारे एजम्पशंस दिए हुए हैं। इन एजम्पशंस को आप डिटेल में पढ़ करके उसके अकॉर्डिंग इसमें ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ये जब ऑन प्रेमाइसेज होगा तो आपका अपना होगा। स्टोरेज कॉस्ट, IT लेबर कॉस्ट, अदर एजम्पशंस में हार्डवेयर कॉस्ट, सॉफ्टवेयर कॉस्ट और बाकी फिर से इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं सबका अलग अलग दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये डेटा वेयर हाउस कॉस्ट, डेटाबेस कॉस्ट, नेटवर्किंग, इतने तरह के कॉस्टिंग होते हैं। हम लोग तो केवल यूज़ कर लेते हैं और हम ये नहीं जानते कि इसके पीछे कितने तरह के कॉस्ट छुपे होते हैं। ओके, तो ये सारे कॉस्टिंग के एजम्पशंस हैं। इनको जब आप अपडेट करके ऐड करके जब आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए ये एक डिटेल बन के आ जाएगा। Over 5 years with Microsoft Azure, your estimated cost saving could be as 85,000, much as $85,000। ओके, मतलब 5 साल में आप माइक्रोसॉफ्ट अज्योर के साथ अगर काम करते हैं तो आप इतना पैसा बचा सकते हैं। ओके, सो ये यहाँ पर आपको एक चार्ट बना कर दे दिया जिसमें कि ऑन प्रेमाइसेस कॉस्ट ये है आपका और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर कॉस्ट आपका ये है। तो जब ये रिपोर्ट आप बना करके आप जब क्लाइंट को प्रेजेंट करेंगे तो क्लाइंट डेफिनेटली उसका जो वो एक डाउट जो है, ठीक है, कि मेरा कॉस्ट कितना बचेगा वो सेटिस्फाई हो जाएगा। उसके बाद फिर वो अदर क्वेश्चंस में जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से आप क्लाइंट के पास अगर प्रेजेंट कर रहे हैं तो ये दोनों जो कैलकुलेटर है ये आपके लिए बेनिफिशियल है, जिससे कि आप टोटल उसका निकाल करके बता सकते हैं कि आपको ऑन प्रेमाइसेस में इतना कॉस्ट लग रहा है और आपका जो है एज्योर पे जाएंगे तो इतना कॉस्ट लगेगा। ओके, सो ये आज हम लोगों ने देखा कि टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप कैलकुलेटर क्या है। ओके, थैंक यू दोस्तों।